हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। बात करेंगे इस वीडियो में हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के 8वें टॉपिक व्यावसायिक अभिवृत्ति पर। तो पहले तो सबसे पहले समझते हैं शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका। व्यवसाय का मतलब आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए कोई ऐसा काम करता है और उससे उसको पैसे मिलते हैं, जिससे कि उसकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं या जो भी जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन है वो उससे जुटा पाता है, तो उसे अब व्यवसाय कहते हैं। अब बात आ रही है व्यवसाय के साथ अभिवृत्ति की। तो अभिवृत्ति तो वैसे जो टॉपिक है उसका नाम ही टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी कि शिक्षण आप मतलब पढ़ाने के प्रति क्या विचार है आपका, या पढ़ाने में आपकी रुचि है या नहीं है, या जो आवश्यकता है वहां पर जिस तरह से काम करने की वो विचार आप रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो एक तरीके से व्यवसायिक अभिवृत्ति रहेगी। कोई व्यक्ति है जिसे पेंटिंग में इंटरेस्ट है और वो उसे व्यवसाय के रूप में अपनाता है, तो वो उसकी एक व्यवसायिक अभिवृत्ति है कि वो काम कर रहा है। कोई व्यक्ति है जिसको मतलब मरीज है उनको देखना, इलाज करना ये अच्छा लगता है, तो वो डॉक्टर, उसका व्यवसाय डॉक्टरी है और उसी में उसकी अभिवृत्ति है। इसी प्रकार से अपना यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं अपन वो है टीचिंग, शिक्षण व्यवसाय। तो शिक्षण के प्रति क्या बातें हैं, इस व्यवसाय में आने वाले व्यक्ति में कुछ मतलब ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए, उसके विचार कैसे होने चाहिए, क्या चीजें अगर उसमें है तो वो इस व्यवसाय में बहुत सफल रहेगा, और इस व्यवसाय से मतलब सीधे जो व्यक्ति उसके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। तो क्या क्या बातें हैं बात करते हैं अपन। पहले तो जैसे थ्योरी है थोड़ी सी उसको देख लेते हैं, फिर प्रश्न कैसे आएंगे उन पर भी चर्चा करेंगे अपन। शिक्षक होने के फलस्वरूप प्रत्येक अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि शैक्षिक, नैतिक, मर्यादित, सैद्धांतिक गुणों के प्रति वो ईमानदारी बरते और शिक्षण व्यवसाय में अपनी जो सोच है उसको सकारात्मक रखे। उसी के साथ विद्यालय, समाज और राष्ट्र के हित के निर्णय ले, और समय समय पर उसके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो सारे के सारे काम हैं वो विद्यालय, समाज और राष्ट्र के हित में हो, ऐसा प्रयास उसे करना चाहिए। तो यहाँ बातें आ गई हैं, शिक्षा हो गया, नीति हो गया, मर्यादा और सिद्धांत, ये सारी बातें, इन सब के प्रति उसको ईमानदारी बरतनी है। साथ ही साथ ये बात आई है, एक शिक्षक के मन में हमेशा अपने विद्यालय, समाज और राष्ट्र के हित का विचार होना चाहिए। अगर उसके मन में इस तरह का विचार है तो निश्चित रूप से वो विद्यालय के और स्वयं जो अध्यापक है उसके हित में रहेगा। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति जो विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करता है वो अध्यापक पहले है, कर्मचारी या उसको कहें अपन कार्मिक वो बाद में है। अब यहाँ जो बात है वो आप ऐसे समझेंगे जैसे आप सरकारी शिक्षक बनने के बाद आप एक कर्मचारी भी होने वाले राजस्थान सरकार के, अगर राजस्थान में काम कर रहे हैं तो, नहीं तो केंद्र, अगर केंद्र का कोई विद्यालय है तो वहाँ केंद्रीय कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी, या अन्य राज्य में तो उस राज्य के कर्मचारी, तो आप कर्मचारी बाद में हैं। अगर आप शिक्षण व्यवसाय में हैं तो आपको पहले एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अध्यापक हैं, और ये थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा। हमारा समाज गुरु को एक अलग छवि प्रदान करता है, उसे परमात्मा तुल्य, कबीरदास जी लिख गए ऐसे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भगवान से भी पहले आपको जो गुरु है उनको महत्व दिया है। कुल मिलाकर उन्होंने माता पिता से बढ़कर एवं सच्चा मार्गदर्शक। अब बात यहाँ यही आ रही है, ये सारी बातें उनके लिए क्यों कही गई हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो मार्गदर्शक की हमेशा आवश्यकता रहती है। तो चूंकि गुरु मार्गदर्शक का काम करते हैं इसीलिए वो इन मतलब परमात्मा तुल्य या माता पिता से बढ़कर माने गए हैं। ऐसे में यदि वह अपने कर्म या व्यवसाय के प्रति एकनिष्ठ, समर्पित व प्रतिबद्धित नहीं होगा तो उसका शैक्षणिक कार्य के प्रति अन्याय कहलाएगा। यही कारण है, ये सारी जो बातें आ रही हैं इसी कारण उसका अपने कर्तव्य, अपने व्यवसाय के प्रति एकनिष्ठ, समर्पित और प्रतिबद्धित होना आवश्यक है। अगर ऐसा होगा तभी बढ़िया है, अगर ऐसा नहीं है तो एक तरीके से अपने व्यवसाय के प्रति वो अन्याय कर रहा है। कुछ बातें और हैं, जैसे व्यवसाय के प्रति निष्ठा और जवाबदेही ही निष्बद्धता है। व्यवसाय की शिक्षा प्राय माध्यमिक कक्षा के पश्चात आरंभ हो जाती है, यानी आपने माध्यमिक कक्षा यानी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, इसके बाद से ही लगभग जो कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी बालक है, उसका भविष्य में व्यवसाय क्या होने वाला है उसकी जो शिक्षा है वो प्रारंभ हो जानी चाहिए। जैसे आप 11वीं कक्षा में सब्जेक्ट अपन अपने मतलब कोई भी विद्यार्थी है 10वीं पास करने के बाद उसकी रुचि का विषय लेता है, बाद में उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ता है, काम करता है। अगला पॉइंट है अपना, अध्यापन में रुचि एवं क्षमता होने के बावजूद भी बहुत सारे प्रशिक्षित व्यक्ति भी अध्यापन कार्य न करके दूसरे व्यवसाय में चले जाते हैं। इस तरह की स्थितियां भी बनती हैं।
और रुचि होने के और क्षमता होने के बावजूद उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जिनमें राजनीति भी एक कारण हो सकता है, या फिर आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। किसी अन्य व्यवसाय में अगर आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो कभी कभी आजकल में लोग बाग छोड़ देते हैं ये व्यवसाय। अध्यापकों में अपने कर्तव्य सीमाओं की तुलना में अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी है। आजकल में ऐसा हुआ कि उनका जो कर्तव्य है या उनको क्या काम करना चाहिए उसके बजाय में अब उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में वे ज्यादा जागरूक हुए हैं। तो वैसे एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति भी मतलब चेतना रखनी चाहिए। शिक्षक का सबसे प्रमुख कार्य शिक्षण कराना है। शिक्षण व्यवसाय में उन युवक युवतियों को ही आना चाहिए जो वास्तव में शिक्षण कार्य में रुचि और अभिवृत्ति रखते हैं। महत्वपूर्ण बात है ये। छात्रों की प्रत्येक गतिविधि क्रियाओं पर अध्यापक की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। छात्र को अच्छा या बुरा नागरिक बनाने में शिक्षक की अभिवृत्ति या अभिरुचि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि छात्र किसी भी तरह से आप देख सकते हैं, कोई शिक्षक है अगर थोड़ा सा भी उनका एफर्ट है वो बेहतरीन है, मतलब एक सजग शिक्षक के तौर पर है, तो जो विद्यार्थी हैं उनमें उसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक अध्यापक यदि शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखता है, उसकी सोच उसके प्रति सकारात्मक है, तो वह आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने के साथ साथ छात्र, विद्यालय, समाज के हित में कार्य कर सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये शब्द आया है आत्मसंतुष्टि, यानी स्वयं से अपने काम के प्रति उसके मन में यह रहेगा कि हाँ, मैंने अपना जो दायित्व है वो सही से निर्वाह किया है। अगला पॉइंट कह रहा है समाज, छात्र एवं विद्यालय हित को दृष्टिगत रखकर काम करने वाला शिक्षक ही सफलता के साथ उसके उत्तरदायित्वों का उचित रूप से निर्वहन कर सकता है। शिक्षण व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसके माध्यम से देश के भावी नागरिक तैयार होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, ये सारी बातें देख रहे हैं हम, वो उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है। क्योंकि मानना तो ऐसे जाता है जैसे मामूली सी बात है, चलो चले गए वहां पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए एक अगर 8 साल का 10 साल का कोई विद्यार्थी है, अगर उसको सही मार्गदर्शन मिलता है, जिस तरह की उसको एजुकेशन चाहिए, ऐसी एजुकेशन अगर उसको मिलती है वास्तव में जो डिजर्व करता है वो, तो फिर आने वाले समय में वो एक बेहतरीन नागरिक तैयार होना ही है, बेहतरीन नागरिक के रूप में तैयार होगा वो। उसका बेनिफिट फिर आपको समाज को मिलेगा, और समाज ही तो फिर राष्ट्र का रूप है, छोटा रूप है, लघु रूप है, तो राष्ट्र को भी उसका फायदा मिलेगा। कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनकी बात कर लेते हैं अपन। क्या क्या प्रश्न है, किस तरह की स्थितियां बनेगी प्रश्नों में अपने इस टॉपिक से। आपको यदि व्यवसाय चयन के लिए आजादी दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, क्योंकि अब आप यहाँ मतलब जिस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं, जिस उद्देश्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं या बीएसटीसी का पेपर आप देने वाले हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना है। हो सकता है आपको व्यवसाय चयन में कुछ चीजें और लगती हो और किसी के कहने के कारण आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जब आप प्रश्न सही करने वाले हैं या विचार है, तो निश्चित रूप से आपको जो शिक्षण है उसी को वरीयता देनी होगी। अगर आपको चिकित्सा लग रहा है तो फिर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात ही नहीं करनी है, वहां तो इंजेक्शन वाले एप्टीट्यूड की बात करनी है। आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक और उद्देश्यहीन हो गई है। इस कथन से आप तो शिक्षा प्रणाली का मतलब जो भी अभी अपना जो एजुकेशन सिस्टम है सैद्धांतिक उद्देश्यहीन हो गई है, मतलब उनका टारगेट क्या है यही समझ नहीं पा रहे हैं लोग बाग। तो इस बात से थोड़ा थोड़ा हम सहमत हो सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में जो विद्यार्थी आ रहे हैं, ठीक है, 1ली से 5वीं तक या 8वीं तक के बच्चे हैं, उनको तो आप लाइट का क्या करें रे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तुलनात्मक रूप से शिक्षण व्यवसाय क्या है, कैसा है, किस तरह की बात है इसमें, तो बात कर लेते हैं अपन। क्या है, पहला हो गया जैसे ऑप्शन में लाभदायक है, संवेदनशील, कठिन है, व्यवस्थित एवं कठोर है, अति महत्वपूर्ण एवं जवाबदेह है। अब इसमें शब्द आ गया है अति महत्वपूर्ण, मतलब व्यवसाय, प्रत्येक व्यवसाय महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यवसाय में जो इन्वॉल्व होने वाला व्यक्ति है वो भी महत्वपूर्ण है, उस व्यवसाय में उसका क्या एफर्ट है उसका रिजल्ट में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन शिक्षण व्यवसाय में चूंकि वहां पर जो बच्चे हैं जिनको कि पढ़ाया जा रहा है उनको खुद को पता नहीं है कि क्या परिस्थितियां हैं, तो जो शिक्षक है वो अगर नेगेटिव चला गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसका पॉजिटिव होना, विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक सोच रखना मतलब महत्वपूर्ण है, और जवाबदेह भी है। जवाबदेह धीरे धीरे मतलब परिस्थितियां ऐसी होती है कि उसमें थोड़ी समस्या आती है, लेकिन जवाबदेह व्यवसाय है। शिक्षण व्यवसाय को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, तो शिक्षण व्यवसाय है क्लर्क वर्ग, प्रबंधक, सर्विस, तो ये तो हट ही जाएंगे, व्यवसायिक वर्ग में ही आएगा ये।
उत्तम व्यवसायी योजना का निर्माण बिंदु क्या है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो अपने जिले में उपलब्ध व्यवसाय निर्णयों में व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना, या फिर एक ऑप्शन अपना बचा है उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावना। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है उसको यहाँ सही माना गया, व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान। किसी व्यवसाय में किस तरह की बातें अच्छी हैं, किस तरह की बातें गलत हैं, उन सबका अगर आपको ज्ञान है तो आप अपनी व्यवसायिक योजना है उसको बेहतरीन बना पाएंगे। विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, उक्त उक्ति। तो विद्यार्थी अलग बात होती है, आम श्रोता अलग बात होती है। या तो मतलब आम श्रोता का मतलब तो किसी आप कहीं गए, कोई भाषण हो रहा है उसको सुन रहे हैं, लेकिन अगर एक आप विद्यार्थी हैं तो उस रूप में आप उसको मतलब अलग वे में लेंगे। तो यहाँ पर आप इससे असहमत रहेंगे। सही बात है, आम श्रोता का मतलब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी का मतलब ये है कि जिसको सीखना है। बालकों के माता पिता शिक्षकों से क्या आशा रखते हैं, तो बिल्कुल बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं शिक्षकों से। ऑप्शन में अपने पास तीसरा ऑप्शन सही है, बालकों के प्रति सहानुभूति, प्रेम तथा रचनात्मक अभिवृत्तियों का प्रदर्शन किया जाए शिक्षकों के द्वारा। इस तरह का विचार जो माता पिता हैं वो शिक्षकों से, अभिभावक हैं वो शिक्षकों से रखते हैं। बाकी जैसे निष्पक्ष और योग्य हो, ये भी अच्छी बात ही है। विषय वस्तु पर उनका वर्चस्व हो, अच्छी पकड़ हो, ये भी सही बात है। कक्षा का अनुशासन जो प्रबंधन है उसमें भी वो दक्ष हो, तो ये भी बेहतरीन बात है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट है वो है बालकों के प्रति सहानुभूति, उनके प्रति प्रेम तथा रचनात्मक अभिवृत्तियों का प्रदर्शन। किसी विद्यार्थी का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है, आपसे यदि घर पर मिलना चाहे तो शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी। अब यहाँ पर क्योंकि शिक्षण व्यवसाय की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ शिक्षक भी हैं, शिक्षिका भी हैं। तो अब चूंकि हमारे समाज में कुछ धारणाएं ऐसी हैं, उस हिसाब से ये प्रश्न बना, तो इसको हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेना, नहीं मिलना, घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिलना और बैठक में स्वागत करना। तो चूंकि अभिभावक है तो यहाँ ऑप्शन भी 4 नंबर ही सही है। निश्चित रूप से आपको जो अभिभावक है उनसे मिलना चाहिए, उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान आपको उपलब्ध करवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में अंक प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो वैसे तीसरा ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, पर अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, और इसमें वर्तमान में ऐसा लागू किया भी जा चुका है। जब 8वीं कक्षा तक का जो रिजल्ट बनता है उसमें जो ग्रेडिंग व्यवस्था है वही हो चुकी है, सिस्टम हो गया। और इसमें ग्रेडिंग व्यवस्था में आप ऐसे समझेंगे, जरूरी आपने भी तो ग्रेडिंग व्यवस्था देखी होगी जो वीडियो देख रहे हैं उन विद्यार्थियों ने। जैसे कोई विद्यार्थी है उसको 91 अंक प्राप्त हुए हैं या 99% अंक प्राप्त हुए हैं, अब इन दोनों को ही वहां पर A+ ग्रेड दी जा रही है, तो उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो थोड़ी सी कम हो पाएगी। मतलब प्रतिस्पर्धा की भावना तो है, ठीक बात है वो, लेकिन नकारात्मक जो भावनाएं होती है वो खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आवासीय जीवन में ढलकर शिक्षा पाने से क्या लाभ है। आवासीय जीवन का मतलब समझेंगे आप, हॉस्टल वाली बात हो रही है यहाँ। विद्यार्थियों के अंदर अपने स्कूल के प्रति प्रेम पैदा किया जा सकता है। छात्रावास में विद्यार्थियों को हर प्रकार का प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा, और 24 ओवर वो जो एक सिस्टम के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उनको व्यवस्थित ज्ञान दिया जा सकता है। कोई विद्यार्थी यदि आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे। कुछ विद्यार्थियों के साथ इस तरह की स्थिति बनती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनके जो नंबर हैं वो आने चाहिए थे, ऐसे बेहतरीन नंबर नहीं आए, तो फिर आप क्या कहकर उनको सांत्वना देंगे। तो पहला है, हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में न आया हो। ऐसी ठीक बात है, मतलब कह सकते हैं ये भी, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। जो सबसे सॉलिड बात है वो यही है, और हर व्यक्ति के लिए सही भी है। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है एक परीक्षा में आपको कम नंबर मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो परिणाम बेहतर मिलने हैं वो मिलने ही है अगर आप परिश्रमी हैं। कम अंक मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही जैसी तो बातें होती नहीं है, ऐसी बात आप नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर से पूरा करना। इसमें देखिए, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। काम को सुंदरता के साथ काम कर रहे हैं और देर से कर रहे हैं, इस बात को आप उत्तरदायित्व के साथ नहीं जोड़ सकते। देखो, काम करके प्रसन्नता है, निश्चित रूप से उत्तरदायित्व की भावना वहां होगी तभी प्रसन्नता होगी। काम को समय से पूरा करना,
जब आप जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, तो काम को समय से पूरा करेंगे। काम को कभी भी आप बोझ नहीं मानेंगे अगर आप किसी काम के लिए उत्तरदायित्व की भावना रखते हैं। लेकिन देर से पूरा करना, भले ही सुंदरता हो, कैसी भी हो, लेकिन जब होना चाहिए उस समय अगर काम हो जाता तो ठीक है, नहीं तो बाद में तो उसका मतलब नहीं रहेगा। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? तो मैं हमेशा से कहता रहता हूँ, ये प्रश्न तो आप कभी गलत करने वाले नहीं हैं। हमेशा जो शिक्षण की व्यवस्था पद्धति है उसमें उसका जो केंद्र है वो हमेशा बालक होना चाहिए, जिसको कि सिखाया जाना है, जिसको कि अधिगम करना है, जिसको कि पढ़ाना है, योग्य बनाना है, उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह से जो सर्वांगीण विकास है वो करना है, उसी को केंद्रित रख के आप योजना बनाएंगे। छोटी उम्र के विद्यार्थियों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? महत्वपूर्ण बात है ये, और इस एग्जाम में भी और इसके बाद भी आपके जीवन में भी। तो उसमें अब चूंकि उनकी उम्र छोटी है तो उनका जो मतलब जो परिवेश है, वातावरण है, वो अच्छा होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, चूंकि ये महत्वपूर्ण है प्रश्न। उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, तो नकल करके सीखते हैं वो, तो वहां आप बचा नहीं सकते उसको। और फिर उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए, तो ये भी बढ़िया बात है, बेहतरीन बात कह सकते हैं इसको अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। समाज में विद्यार्थियों की किस प्रकार की भागीदारी वांछनीय है? आपका इसके बारे में क्या विचार है? ये पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर अनुदेशात्मक सहयोग की भावना है, परस्पर सहयोग की आकांक्षा है, रचनात्मक सहयोग की भावना है, क्रियाशील सहयोग की अपेक्षा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की भागीदारी की बात की जा रही है। तो परस्पर सहयोग सबसे बेटर लग रहा है यहाँ शब्द, उसको आपको सर्वश्रेष्ठ के रूप में इसका आंसर चुनना है। विद्यार्थी में व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपाय आप कौन सा मानते हैं? यानी कि आपके मन में क्या विचार है इसके बारे में, तो इसकी बात करते हैं अपन। चौथा ऑप्शन इसमें वैसे सही है, शिक्षक के अनुकरणीय व्यवहार द्वारा। बाकी अन्य में अनुकरणीय का मतलब ऐसे काम शिक्षक के द्वारा किए जा रहे हैं जो कि विद्यार्थी भी उनका अनुकरण करे, विद्यार्थी को लगे कि हाँ ये काम करना बेहतर है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन न लाने पर संभावित विपरीत परिणामों की चेतावनी बैठेगा नहीं है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की उपयोगिता को समझना, ठीक बात है। अपेक्षित परिवर्तन प्राप्त करने पर पुरस्कृत किए जाने की आशा जगाना, लेकिन जो सर्वोत्तम है वो है अनुकरणीय व्यवहार। इसी से व्यवहारगत जो परिवर्तन है वो लाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न गुण समूह में से कौन सा शिक्षक के लिए बेस्ट है, उपयोगी है? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, ज्ञान, संयम और विवेक। जैसे ये गलत आ गया, यहाँ ये गलत आ गया, और ये भी शिक्षक के लिए उचित शब्द नहीं है। आप उस विद्यार्थी की सहायता कैसे करेंगे जो खेलों में भाग लेने से डरता है? यानी ऐसा विद्यार्थी जिसको खेलने से डर लगता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सीधा सीधा सही करना है आपको, खेल के मैदान में लेकर जाकर, यानी कि खेल के मैदान में ले जाना और उसको मतलब कोशिश करना है कि उसके साथ आप खुद ही बताएं उसको कोई ऐसी टेक्निक है खेल की, या किन चीज़ों से उसको डरना नहीं है, या डर लग रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है। खेल समाचार पढ़ने के लिए कहकर, चैनल देखकर, निकट मित्रों के साथ खेलने की व्यवस्था कराकर, लेकिन उन सब में सबसे बेहतर है कि आप खुद हैं तो उसका डर हो सकता है कि खत्म हो जाए। शिक्षक को किसके अनुसार काम करना चाहिए? तो क्षमता और सामर्थ्य सबसे बेस्ट है, आवश्यकता, इच्छा और समय भी है, सही बात है, लेकिन जो क्षमता है उसका सामर्थ्य है वो सबसे बेहतर ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, शिक्षक के रूप में मैं अपने अवकाश के समय को बिताना चाहूंगा। तो अतिरिक्त आमदनी हेतु प्रयास करने से, समाज की बुराइयों पर चर्चा करने में, सड़क पर टहल कर, अपने विद्यार्थियों की समस्या के समाधान में। तो सारी बातें बेहतर हैं। और मैंने जिस तरह से आपको मतलब बाकी जितने भी टॉपिक हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के देखे हैं उसमें अगर हम ऐसे सोचें तो ये ऑप्शन यहाँ सही लग रहा है, अपने विद्यार्थियों की समस्या के समाधान में। लेकिन चूंकि यहाँ आप अवकाश समय की बात कर रहे हैं, अवकाश है यानी आप विद्यार्थियों के पास नहीं है, विद्यार्थी अपने घर हैं, आप अवकाश के दिन आप अपने घर पर हैं, उस समय या अपने मित्रों के साथ हैं, उस समय फिर यहाँ सही ऑप्शन ये आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने हमेशा ये बात बताई है, शिक्षण वाला टॉपिक हो, चाहे अधिगम वाला हो, चाहे शिक्षक शब्द है उसी के साथ हमने कोई बातचीत की हो, तो उसमें सब में यही कहा मैंने कि आपका हमेशा जो आपसे फायदा उठाने वाला जो केंद्र है, कोई भी आपका काम कर रहे हैं आप, उसका जो केंद्र है वो हमेशा विद्यार्थी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उसकी सिचुएशन अलग है, उसमें कहा गया है कि आप
एक शिक्षक हैं, ठीक बात है, लेकिन आप छुट्टी के दिन क्या करेंगे? तो उसमें फिर समाज की जो बुराइयां हैं, गलत बातें हैं, उन पर आप चर्चा करेंगे। हो सकता है कि उससे 2 लोग हैं उस बुराइयों से बचने का प्रयास करें, ऐसी बातें करनी। शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। मेरी राय में यह कथन कुछ हास्यास्पद प्रतीत होती है। देखते हैं और जो ऑप्शन है उनमें भी शिक्षक समुदाय की झूठी प्रशंसा है, और जो सही ऑप्शन है उसकी कार्य अपेक्षाओं के संदर्भ में। अब अपेक्षा समझ जाएंगे आप, उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा होती है। ये महानता का द्योतक है, ठीक है, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब अच्छी बातें हैं ये, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो है उसकी कार्य अपेक्षाओं के संदर्भ में उसको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। कारण यही है सीधा, क्योंकि अगर शिक्षक बेहतरीन पढ़ा रहे हैं तो जो विद्यार्थी है वो बेहतरीन नागरिक बनेंगे, और जिस देश में, जिस राष्ट्र में बेहतरीन नागरिक है वो बेस्ट ही रहेगा। फिर शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंचे, इसका क्या अभिप्राय है? तो घर घर खुशहाल हो। जब शिक्षा पहुंचेगी तो खुशहाल होंगे निश्चित रूप से, ये भी मतलब है ही है बात। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, परिवार का हर सदस्य पढ़ा लिखा होना चाहिए, परिवार का हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। अब ये तीनों आप कंबाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, इसीलिए वो ऑप्शन सही है। शिक्षण के अतिरिक्त मैं विद्यालय में दायित्व लेना चाहूंगा, क्या और आप ऐसा काम करना चाहेंगे विद्यालय में? तो उसमें दूसरा ऑप्शन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने में। ऐसी कोई भी गतिविधि जो पाठ्यक्रम है उसके अलावा है, लेकिन वो पाठ्य सहगामी क्रिया है, तो उसका आयोजन करने में आप निश्चित रूप से दायित्व लेंगे तो ठीक रहेंगे। ये बिना फालतू की बातें हैं। विद्यालय भवन के लिए चंदा एकत्र करने का ज्यादा शौक नहीं रखना चाहिए, उससे भी बेहतर वहां पर जो विद्यार्थियों को फायदा होना है वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से होना है। ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, वो भी ठीक बात है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ बात है वो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, क्योंकि इसका भी जो अंतिम रूप से जो बेनिफिट मिलना है विद्यार्थियों को मिलना है, उन्हीं के लिए फायदे की बातें हैं। आपका विद्यार्थी यदि आपके साथी शिक्षक की निंदा करता है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आनंदित होते हैं वैसे नॉर्मली, यही है बात, लेकिन इस तरह की बात गलत है। आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो विद्यार्थी निंदा कर रहे हैं उनको आप हतोत्साहित करेंगे, मतलब उनको कहेंगे कि इस तरह का काम आपको नहीं करना है। कोई समस्या है अगर, तो जिससे है समस्या उसको सीधा बता देना चाहिए कि ये वाली बात है भाई। एक शिक्षक को अपना उद्दंड व्यवहार सुधारना चाहिए। प्रधानाचार्य कार्रवाई करेंगे। अति प्रभावित होने वाली आयु वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है, ये सबसे संकट की बात है। अति प्रभावित होने वाले आयु वर्ग के साथ जुड़ा है, क्योंकि शिक्षक है उसका जो सीधा जुड़ाव है, या उसको जो फॉलो करने वाले हैं, उसको देखकर सीखने वाले हैं, वो बहुत जल्दी मतलब प्रभावित होते हैं। अगर शिक्षक का व्यवहार है उद्दंड है, या मतलब थोड़ा नेगेटिव कह लो, नेगेटिव है, तो विद्यार्थियों का व्यवहार भी वैसा होने की संभावना बढ़ जाएगी। शिक्षक जब कक्षा में पहली बार प्रवेश करे तो बातचीत का विषय क्या होना चाहिए? तो पहली तो बात है अगर, तो पाठ्य वस्तु तो बाद में वैसे पढ़ाना ही है। अब आज पहली बार आए हैं, उस समय आप पाठ्य वस्तु, विद्यालय भवन, सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन सबसे जो पहला काम है वो आपका होना चाहिए उन विद्यार्थियों से जिनको कि आप आने वाले समय पढ़ाने वाले हैं, उनसे परिचय। यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझें तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो भाई ऑप्शन देखिए, वैसे सीधा अपन सही ऑप्शन देख लेते हैं ताकि अपना थोड़ा समय बचेगा। विषय में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को देखना चाहिए। ये बात कही गई है कि संदर्भ में पढ़ाए गए पाठ को नहीं समझ रहा है तो आपको देखना है, विद्यार्थी है उसका विषय के विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को देखना चाहिए। पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है? जैसे आप कोई पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले वो विद्यार्थी उस पाठ के बारे में कितना जानते हैं। अगर ये चीज आप देखेंगे, उसके बाद अगर आगे की बात करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। बाकी ऑप्शन में देखिए, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अगला पाठ शुरू कर देना चाहिए, पाठ को एक बार फिर दोहराना चाहिए, बढ़िया बात है ये भी। पाठ को दोबारा से अधिक उदाहरणों सहित पढ़ाना चाहिए, वो भी बढ़िया है। लेकिन जो सही बात है वो यही है, किसी विद्यार्थी को आपने पाठ पढ़ाया और उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या है मामला, और समझ नहीं पाया है, तो फिर आपको ये चेक करना है कि उसका जो नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, वो कैसा है। एक शिक्षक को किसी विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का पूरा प्रश्न क्या है देखते हैं आगे। प्रत्यक्ष और ठीक उत्तर न आए तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसमें जो सही उत्तर आएगा कि भाई आप कक्षा में हैं, आपसे किसी विद्यार्थी ने कोई प्रश्न पूछा है, आपको उसका सही उत्तर नहीं पता है, तो क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में ठीक उत्तर बताएंगे, और यही बेहतर भी है।
एक शिक्षक के रूप में वैसे यहाँ जो बाकी ऑप्शन है उनके बारे में बात कर लेना चाहिए कि असंबद्ध प्रश्न नहीं करे, ऐसी बात नहीं करनी है। विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह पुस्तकालय में पुस्तकों से स्वयं उत्तर खोजे, कोई अस्पष्ट उत्तर देकर संतुष्ट करना ये गलत बात है। एक शिक्षक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। यानी प्रयास किया जाना चाहिए कि उसका जो सही उत्तर है वो क्या है, तब तक तो चैन आना ही नहीं चाहिए। यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं हो तो उसका क्या परिणाम होता है, तो उसका रिजल्ट आएगा शिक्षक विश्वास खो देगा और उसे सम्मान भी नहीं मिलेगा। बातें क्या है देख लीजिए आप, न्याय और निष्पक्षता। अगर आप भेदभाव वाला विचार रखते हैं तो निश्चित रूप से लोग हैं आप में विश्वास नहीं कर पाएंगे, विद्यार्थी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप स्कूल के बाहर अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो वहां थोड़ी सी कह सकते हैं अपन, और वही बेहतर रहेगा आपके लिए। उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे तो फिर मतलब नहीं रह पाएगा। वो एक अजनबी की तरह अगर व्यवहार करते हैं तो भी गड़बड़ है, बहुत गंभीर होकर भी गलत है। हर जगह अगर आप बहुत गंभीर हैं तो विद्यार्थी का जुड़ाव है वो नहीं हो पाएगा। और कुछ विद्यार्थियों के साथ ये समस्या हो जाती है जब वो कक्षा के बाहर होते हैं, तो नोट किया होगा आप सबने भी, जो शिक्षक है उसका व्यवहार कक्षा में अलग होता है, उस समय उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, सारी बातें हैं। और कक्षा के बाहर है तो वहां निश्चित रूप से आपसे वो बात कर सकते हैं खुलकर, लेकिन वो फिर कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी उसको अनुशासनहीनता के रूप में परिणति में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी समस्या आती है। फिर भी यहाँ जो ऑप्शन है उसमें सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन वो तीसरा ही आएगा। आपके विचार में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क करने से साक्षरता बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि निःशुल्क है तो कोई भी व्यक्ति जाएगा स्कूल में पढ़ेगा, तो कम से कम प्राथमिक शिक्षा 8वीं तक की शिक्षा भी अपने यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है वैसे, तो फायदा है, साक्षरता बढ़ेगी। परीक्षार्थियों में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण, अनुचित साधनों का मतलब आप समझेंगे जैसे चिट वगैरह ले जाते हैं, कुछ इधर उधर चीटिंग करते हैं, तो इसमें वैसे परीक्षा व्यवस्था वाला ऑप्शन तो उधर ही मिल रहा है। एक और दो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ही ऑप्शन अपन देख लेते हैं क्या है। एक तो परीक्षा व्यवस्था है उसका दोषपूर्ण होना और नैतिक मूल्यों का ह्रास। और जब ऐसा प्रश्न होता है 1 एवं 2 दोनों वाला, तो लगभग अनुमान लगा सकते हैं आप कि वहां स्थितियां ये बनेगी। प्रश्न पत्र भले कठिन हो लेकिन जो चीटिंग है वो तो चीटिंग ही है, गलत है मतलब गलत है। अगला प्रश्न है, आजकल शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का क्या कारण है, तो उसमें दूसरा तीसरा ऑप्शन सही बता रहे हैं। तो देखिए, शिक्षकों की लगन और लगाव में कमी। जहां शिक्षक लगन से काम नहीं कर रहे हैं या उनका अध्यापन है उसमें अगर लगाव नहीं है तो फिर जरूर वहां थोड़ी समस्या आएगी। शिक्षकों की उदासीन व्यावसायिकता, उदासीन का मतलब ऐसे समझ लीजिए किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो वाली भावना। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसको शिक्षा स्वावलंबी बनाती है, दूसरों पर उसको निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ये बात है। शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो सबसे जो मेन बात है वही है समाज और विद्यार्थियों के प्रति। शासन, अभिभावक और प्रधानाचार्य ठीक बात है, लेकिन मूल रूप से समाज और विद्यार्थियों के प्रति वो जवाबदेह होता है। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या प्रयास करना चाहिए, तो विद्यार्थियों के नाखून आदि कटे हैं, इसे नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। अब ये आप ऐसे सोचेंगे जब आप प्राइमरी टीचर बनेंगे उस समय की बात है। स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आना चाहिए, ये भी बेहतरीन है, और दोनों ही चीजें वो विद्यार्थी सीखेंगे। और भाषण देना चाहिए, लेकिन भाषण से भी जो बेहतर बातें हैं वो ये है, प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो ये है। पढ़ाते समय कक्षा में शिक्षक का विश्वास कब डगमगाता है, तो दो ऑप्शन तो इधर देख लेते हैं पूरे क्या ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है उसको सही माना है, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन। पढ़ाते समय कक्षा में शिक्षक का व्यवसाय तब डगमगाता है जब वे पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आते हैं, उनको जो पाठ पढ़ाया जाना है उसके बारे में पता नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से उनका जो विश्वास है वो डगमगाएगा। कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु शिक्षक निम्न में से क्या उपाय अपनाता है, क्या उपागम अपनाता है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। किसी मामले में निर्णय लेते समय वह विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है किंतु अपने विचारों को उन पर नहीं थोपता है। मतलब जो शिक्षक बता रहा है वो एक तरीके से मानना ही है, यह अनिवार्य नहीं है, बस वो उनको बता देता है कि भाई ऐसा हुआ था पहले, ऐसा होने से ये हुआ था, ये विषय लेने के बाद ये पढ़ाई होती है, या कोई भी इस तरह का जो लोकतांत्रिक मूल्य वाली बात का सवाल अगर कहीं आता है तो उसमें वो मार्गदर्शन कर सकता है, थोप नहीं सकता है कोई भी विचार।
ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश बालक प्राय हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ते। कारण क्या है? तो कारण एक ही है, महंगी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। क्योंकि जब हाई स्कूल से आगे अगर आपको पढ़ना है, या फिर जो शहरों में बड़े स्कूल हैं या और भी कोई भी पढ़ाई है, तो आजकल चूंकि जो पैसा है उसका तो सिस्टम ही बहुत मतलब ऐसा हो गया है कि नॉर्मल जो व्यक्ति है खेती बाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थियों को वाचनालय से जोड़ने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? वाचनालय का मतलब समझेंगे आप लाइब्रेरी। चौथा ऑप्शन सही माना है। वाचनालय में विद्यार्थियों के स्तर एवं रुचि के अनुसार पुस्तकें जुटाई जाए। अगर उनकी रुचि और स्तर के अनुसार पुस्तकें वहां मिली तो वो निश्चित रूप से जुड़ पाएंगे। और ये कुछ बातें थी जो अपने शिक्षण व्यवसाय से संबंधित हमने डिस्कस की हैं। टॉपिक पूरा हो गया है। अब एक टॉपिक अपना टीचिंग एप्टीट्यूड में और बचा है, कोशिश करेंगे कि कल ही आपको प्राप्त हो जाए। ओके, धन्यवाद।